घात लगाकर बैठ गया ईरान, हॉर्मूज में ट्रंप नेवी का कब्रिस्तान। इजराइल ने हमास के चौथे चीफ का सफाया किया। मुस्तफा से पहले नेतन्याहू के तख्ता पलटने का प्लान। तेहरान का द लास्ट समुराई कमांडर अकबर जादेह से बचकर। अमेरिका का ईरान पर दोबारा हमला भारी गलती साबित हो रहा है। ईरान वॉर मोड में आ गया है। रेवोल्यूशनरी लड़ाकों ने सभी हथियारों को तान दिया है, लेकिन युद्ध भड़काने वाले ट्रंप साइलेंट हो गए हैं। अमेरिका एक ही धमकी बार बार दे रहा है कि ईरान डील करे, यूरेनियम ट्रंप को सौंप दे, नहीं तो ईरान पर सबसे घातक हमलों की शुरुआत हो जाएगी। मतलब जहां कतर में अमेरिका ईरान डील फाइनल करने के स्टेज पर पहुंच चुकी थी, वहीं अब फिर से बारूदी टकराव शुरू हो गया है। आखिर बात क्यों बिगड़ गई? क्या इजराइल ने नया वॉर प्लान तैयार किया है? क्योंकि इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ सैन्य विद्रोह की वकालत की जा रही है। नेतन्याहू के तख्ता पलट की साजिश क्या शुरू हो गई है? क्या ईरान के एजेंट इजरायली सेना में विद्रोह करा रहे हैं? या फिर ट्रंप नेतन्याहू से बहुत नाराज हैं? इजराइल ने जिस तरह अमेरिका की अनदेखी की है, उससे ऐसा मुमकिन है कि ट्रंप नाराज हो, क्योंकि ट्रंप के बार बार रोकने के बाद भी इजराइल ने लेबनान में बमबारी बंद नहीं की है। इजराइल ने गाजा में चौथे हमास चीफ का भी सफाया कर दिया है। ईरान समर्थित फाइटर ग्रुप को तबाह कर रहे इजराइल की वजह से ट्रंप मुस्तफा से डील नहीं कर पा रहे। मगर अमेरिका ने इजराइल में अपने हथियारों की तैनाती क्यों शुरू की है? क्या ट्रंप सरप्राइज विनाश हमला शुरू करने वाले हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। ईरान ने दावा किया है कि उसने सिर्फ 10 दिनों में ही स्टेल्थ जेट को मार गिराने वाला हथियार बना लिया है। मुस्तफा खामेनेई के टॉप कमांडर ने धमकी दी है कि ईरान के समुद्री तट अब अमेरिकी नौसेना के लिए कब्रिस्तान बन चुके हैं। ईरान ने अमेरिका से युद्ध के लिए चाबहार से मशहर तक हथियारों की जबरदस्त तैनाती कर दी है। ट्रंप ने ईरान पर हमला किया, फिर डील की चाह में रहम दिखाते हुए हमला बंद कर दिया। लेकिन इजराइल जब हमला शुरू करता है तो दुश्मन के सफाई तक रुकता नहीं। जैसे 12 दिन का युद्ध हुआ, जैसे 28 फरवरी के बाद अमेरिका और ईरान में बारूदी टकराव हुआ, क्या ये धमाके उससे कम लगते हैं? क्या ये बर्बादी कुछ कम है? क्या यहाँ बमबारी का लेवल कम है? यकीनन नहीं, क्योंकि इजराइल के बम धमाके हैं। ये जंगी जेट नेतन्याहू के ऑर्डर पर बारूद बरसा रहे हैं। नेतन्याहू ने ट्रंप से फोन पर बात करने के बाद सबसे खतरनाक रुख अपना लिया है। ईरान पर हमला कर ट्रंप ने पहले सीज फायर तोड़ा और अब उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग की जगह बदल डाली है। अमेरिका बड़ी दुविधा में है कि ईरान के कट्टर लड़ाकों का पक्का इलाज कैसे करे। इसलिए दूसरे दौर के युद्ध को भड़काने के बाद ट्रंप फिर साइलेंट हो चुके हैं। हालांकि अमेरिकी हमलों के 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि ईरान ने भयानक बदला लेना शुरू कर दिया। ईरान ने हॉर्मुज को फिर से बारूदी सुरंगों से पाट दिया है। ईरान ने वॉर जोन में अपने सबसे विस्फोटक हथियारों की तैनाती करके धमकी दी है कि अब ट्रंप ईरान पर हमले की जुर्रत नहीं दिखा सकते।
रेवोल्यूशनरी कमांडर अकबर जादे ने धमकी देते हुए कहा कि इसमें कोई शक ना करें कि चाबहार से लेकर महशहर तक के पूरे इलाके को हमलावरों के लिए कब्रिस्तान बना दिया गया है। هدف قرار دادن پرنده‌های رادار گریز دشمن یکی از موضوعاتی بود که از ابتدای جنگ رمضان تو دستور کار عزیزان ما در صنعت دفاعی قرار گرفت. کمتر از 10 روز ما به فناوری مسلط شدیم که توانستیم هواپیمای F-35 و هواپیمای پیشرفته دشمن رو آسیب جدی بهش وارد. ईरान के रेवोल्यूशनरी लड़ाकों ने कहा कि अमेरिका ईरान के जवाबी हमलों से इतना डर गया कि शायद ही युद्ध शुरू करे। हालांकि ईरान की गलतफहमी इजराइल ने एक झटके में तोड़ भी डाली। इजराइल ने भयानक हमला कर ईरान समर्थित 31 लड़ाकों को ढेर कर दिया। अमेरिका युद्ध का रिमोट कंट्रोल अब नेतन्याहू ने अपने हाथ में ले लिया है। अब केवल इजराइल हमले कर रहा है। लेबनान में बमबारी हो रही है, गाजा में बम फट रहे हैं। ईरान पर फिर से हमलों के लिए इजराइल ने ट्रंप के जंगी लड़ाकों को अपने यहाँ जुटा लिया है। लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल का भीषण युद्ध चल रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया कि हिजबुल्लाह के कई ठिकानों, रॉकेट लॉन्च साइट्स और ऑपरेशन सेंटर पर बड़े हमले किए गए। इजरायली सेना के मुताबिक लड़ाकों को भी मार गिराया गया जो आईडीएफ सैनिकों पर हमले की साजिश कर रहे थे। आईडीएफ की टीमें लितानी नदी और येलो लाइन से आगे घुसकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई कर रही है। इजराइल का मानना है कि अगर हिजबुल्लाह को उत्तर की तरफ धकेला जाए तो सीमा के पास बसे इजरायली इलाकों पर खतरा कम होगा। हालांकि हिजबुल्लाह के विस्फोटक एफपीवी ड्रोन करीब 30 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकते हैं। इजराइल से सामने आई तस्वीरें शुमेरा बॉर्डर की बताई जा रही हैं, जिसमें एक इजरायली सैनिक हिजबुल्लाह के एफपीवी ड्रोन से बचते हुए भाग रहा है। ड्रोन आईडीएफ जवान का पीछा कर रहा है और सैनिक बचने के लिए भागता नजर आता है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह ने एक बड़े हमले का दावा किया। ईरानी न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक हिजबुल्लाह ने मंगलवार को इजरायली सेना के सैन्य वाहन को निशाना बनाया। ड्रोन और हमले में 4 इजरायली सैनिक मारे गए। हिजबुल्लाह के जबरदस्त पलटवार से भड़के नेतन्याहू ने लड़ाका ग्रुप को खत्म कर डालने का ऑर्डर दे दिया है। בהנחיה שלי ושל שר הביטחון, יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון. צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח, הוא תופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקיימים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים. हिजबुल्लाह से भी ज्यादा घातक हमले हमास पर हो रहे हैं, जहां इजराइल सीधे हमास चीफ को खल्लास कर रहा है। पिछले 11 दिनों में इजराइल ने हमास के 2 चीफ मार डाले। इजरायली सेना के मुताबिक एयर स्ट्राइक में हमास के मिलिट्री विंग के नए चीफ मोहम्मद औदेह को मार गिराया गया। औदेह को 7 अक्टूबर हमले का चीफ प्लानर बताया जा रहा है। इजराइल ने औदेह को इजराइल में घुसपैठ और हमले के टारगेट तय करने वाला मास्टरमाइंड करार दिया। औदेह के सफाई के साथ इजराइल ने पिछले 2 हफ्तों में हमास के दूसरे बड़े सैन्य कमांडर का खात्मा कर दिया। औदेह से पहले इजराइल के इज़ अल दीन उल हद्दाद का सफाया 15 मई को किया गया था। इजराइल का मिशन हेड हंटर अब और ज्यादा आक्रामक हो गया है। गाजा से लेकर लेबनान की बैका वैली तक आईडीएफ लगातार विध्वंसक हमले कर रही है। इजराइल का दावा है कि 180 से ज्यादा ठिकानों को टारगेट किया गया। इजराइल ने हमास के नए सैन्य चीफ मोहम्मद औदेह को भी टारगेट किया। वहीं सीज फायर के बावजूद दक्षिण लेबनान में इजराइल की सेना लगातार बमबारी कर रही है। साफ दिख रहा है कि इजराइल केवल जवाबी हमला नहीं, बल्कि हमास और हिजबुल्लाह की पूरी कमांड चेन तोड़ने के मिशन पर उतर चुका है, जिसे देखते हुए अब ईरान लेबनान वॉर में गेम चेंजर हथियारों के साथ एंट्री लेने के सिग्नल दे रहा है। लेबनान में इजराइल का ईरान से एनकाउंटर शुरू। इजराइल के बेन गुरियन और रेमन एयरपोर्ट इस वक्त अमेरिकी एयरफोर्स के बड़े बेस बनते जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दर्जनों अमेरिकी लड़ाकू और ईंधन भरने वाले विमान अब भी इजराइल में तैनात हैं। इतने सैन्य विमान मौजूद हैं कि आम फ्लाइट ऑपरेशन तक प्रभावित होने लगे हैं, जिससे ये साफ हो चुका है कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल का दोबारा हमला हो सकता है। सीज फायर के बाद भी इजराइल में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी लगातार बढ़ने से ईरान भी एक्टिव वॉर जोन में उतरने की तैयारी कर रहा है। که این اولین بار نیست که ما شاهد این تناقض‌گویی ها هستیم. اصلا یکی از مشکلات ما در مذاکرات این تناقض‌گویی ها و این تناقض در رفتار اینهاست. این موضوع بار اول نیست.
ईरान इजराइल को सबसे ज्यादा दहलाने वाली फतह मिसाइलों से पलटवार कर सकता है। ईरान की फतह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रेंज 1400 से 1500 किलोमीटर बताई जाती है। इस मिसाइल की रफ्तार मैक 15 तक है, यानी ये 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। इजराइल के मिसाइल डिफेंस ईरानी हाइपरसोनिक हमलों को रोकने में नाकाम साबित होते रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू इस वक्त डिफेंस से ज्यादा ऑफेंस यानी आक्रामक होने पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि फतह अकेली मुसीबत नहीं। इजराइल पर हुए हमलों में जिन मिसाइलों ने तबाही मचाई उनकी लिस्ट देख लीजिए, क्योंकि यही अब तक नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। खैबर शिकन मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर तक है, कद्र मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इमाद की रेंज 1700 किलोमीटर तक है। ये सभी मिसाइल इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन में दागी जा चुकी हैं। तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशदोद से लेकर बीरशीबा और शेफाल जैसे छोटे छोटे शहरों पर भी इन्हीं मिसाइलों से हमले हुए थे। इसलिए ईरान के कमांडर जो वार्निंग दे रहे हैं उसे इजराइल बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकता। ईरान के मिसाइल गोदाम लगातार एक्टिव हैं, उसके लॉन्च पैड लगातार रीलोड किए जा रहे हैं। उधर इजराइल में नेतन्याहू की टेंशन उनके दोस्त ने बढ़ा दी है। कभी नेतन्याहू के जिगरी दोस्त रहे अयाल मैगेट ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो नेतन्याहू की बजाय अपनी बिल्ली को सत्ता में देखना ज्यादा पसंद करेंगे और अगर कोई सैन्य तख्ता पलट हो जाए तो उन्हें खुशी होगी। इजराइल में नेतन्याहू के तख्ता पलट की उम्मीद लगाई जा रही है तो तुर्की के राष्ट्रपति उन्हें सबसे बड़ा जालिम कह रहे हैं। मस्जिद में नमाज के बाद एर्दोआन ने दुनिया भर के मुसलमान देशों से इजराइल को सबक सिखाने की अपील भी कर दी। एर्दोआन ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से फोन पर बात करने के बाद युद्ध में साथ देने का वादा किया। मतलब सेकंड राउंड में ईरान अकेला नहीं, अरब वर्ल्ड पहले ही ईरान के साथ नजर आ रहा है। शायद यही वजह है कि ट्रंप समझौते को युद्ध पर तवज्जो दे रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग अब भयानक ड्रोन युद्ध में तब्दील हो गया है। यूक्रेन से ड्रोन हमले की आशंका के बीच मॉस्को में बैंक की इमारत पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने की तैयारी है। उधर बेलारूस ने दावा कर दिया है कि यूक्रेन के ड्रोन ने 116 बार उनकी एयर स्पेस में घुसपैठ की है। मिसाइल अटैक के बाद यूक्रेन पर ड्रोन हमलों की बरसात शुरू हो गई है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेन ने 94% ड्रोन हमलों को नष्ट कर दिया है। रूस के 73% हमलों को नाकाम कर दिया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय में इंस्पेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट कर्नल यूरी मायरोनेंको ने दावा किया है कि यूक्रेन अब ड्रोन हमलों से निपटने में सबसे आगे निकल गया है, लेकिन रूस के बैलिस्टिक हमलों को रोकना यूक्रेन की सबसे बड़ी चुनौती है। कीव पर रूस के सबसे भयानक हमले के बाद यूक्रेन बदले की आग में जल रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन ने बेलारूस में 500 टारगेट की पहचान की है। बेलारूस की खुफिया एजेंसी के मुताबिक पिछले सप्ताह यूक्रेन के ड्रोन ने बेलारूस के एयर स्पेस में 116 बार घुसपैठ की और बेलारूस में सीक्रेट मिलिट्री ठिकानों का पता लगाया। लेकिन सवाल यह है कि मॉस्को से बदला लेने से पहले ज़ेलेंस्की बेलारूस को क्यों टारगेट कर रहे हैं। यूक्रेन बेलारूस से सीधी जंग नहीं लड़ रहा है, बल्कि रूस के इस्तेमाल किए जा रहे बेलारूसी बेस और ड्रोन रूट को टारगेट कर रहा है। बेलारूस इसे यूक्रेन का हमला बताकर खुद को पीड़ित दिखा रहा है ताकि इस जंग में रूस की मदद बढ़ा सके और पुतिन के लिए कीव पर नए हमले का रास्ता साफ कर सके और मॉस्को के हमले को डिफेंस में किया गया हमला बताया जा सके। उधर ज़ेलेंस्की साफ कर चुके हैं कि अगर बेलारूस रूस की तरफ ज्यादा झुका तो नतीजे भयानक होंगे। Тому що зараз це або стала динаміка до того, що ми їх повністю зупинили і почали просуватися, бо зараз це не стала динаміка. Ну, декілька місяців, вибачте, це тенденція, але це ще не факт. अब जंग का नया मोर्चा कीव या मॉस्को नहीं बल्कि बेलारूस बनता दिखाई दे रहा है। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद यूक्रेन अब सिर्फ जवाबी कार्रवाई की बात नहीं कर रहा, बल्कि उन रास्तों को बंद करने की तैयारी में है जहां से पुतिन की जंग को ताकत मिल रही है।
और इसी वजह से अब ज़ेलेंस्की की नजर बेलारूस पर टिक गई है। यूक्रेन की सेना बेलारूस पर नजर गड़ाए हुए है। बेलारूस में रूस के ड्रोन रूट की तलाश कर रही है। सीक्रेट मिलिट्री बेस ट्रैक किए जा रहे हैं। सवाल है कि ये रूस के लिए नई मुसीबत है या जंग का नया फ्रंट खुल रहा है। यूक्रेन के खुफिया सूत्रों का दावा है कि रूस अब बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए नहीं बल्कि ड्रोन लॉन्च और एयर ऑपरेशन के लिए भी कर रहा है। यानी मॉस्को अब कीव पर दबाव बढ़ाने के लिए उत्तर दिशा से भी रणनीति बना रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन अब बेलारूस के अंदर मौजूद उन ठिकानों की निगरानी कर रहा है जहां मॉस्को की मिलिट्री एक्टिव है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने सैटेलाइट और लॉन्ग रेंज ड्रोन की मदद से कई एयरबेस, फ्यूल स्टोरेज, ड्रोन लॉन्च साइट, मिसाइल ट्रांसपोर्ट रूट, रेडार और एयर डिफेंस की लोकेशन इकट्ठा कर ली है। सवाल यह है कि क्या यूक्रेन अब सीधे बेलारूस पर हमला कर सकता है। एक्सपर्ट का मानना है कि फिलहाल ज़ेलेंस्की सीधे बेलारूस से युद्ध नहीं करेगा, लेकिन रूस ने बेलारूस के बेस से बड़े हमले किए तो यूक्रेन पलटवार से पीछे नहीं हटेगा। По всьому фронту найкращий для України, я не скажу, що він супероптимістичний, але найкращий для України, мабуть, з осені 22-го року. Я вважаю, що зараз найкращі тенденції, тобто вони йдуть на деяке зниження втрат саме в особовому складі, на майже виведення в нульову втрат території. बेलारूस इस जंग में रूस का सबसे अहम बैकअप जोन बन चुका है। यहीं से रूस के सैनिकों की मूवमेंट, हथियारों की सप्लाई और एयर डिफेंस नेटवर्क को सपोर्ट मिल रहा है। यही वजह है कि अब यूक्रेन की रणनीति सिर्फ रूस के अंदर हमला करना नहीं बल्कि रूस की पूरी सप्लाई चेन को कमजोर करना है। इस बीच बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको लगातार रूस के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। बेलारूस में रूस के मिलिट्री एक्सरसाइज बढ़ गए हैं। बॉर्डर के पास एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं और बड़ी बात यह कि रूस बेलारूस की जमीन पर न्यूक्लियर ड्रिल भी कर चुका है। यानी कीव पर पूर्व के साथ ही उत्तर दिशा से भी हमले का खतरा बढ़ता दिख रहा है। यूक्रेन भी अब ड्रोन वॉल स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है। यानी सीमा के आसपास इतने निगरानी ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर तैनात किए जाएं कि रूस या बेलारूस से उड़ने वाला हर ड्रोन तुरंत ट्रैक हो सके। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के ज्यादातर ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया, लेकिन असली डर अब बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों का है, क्योंकि ड्रोन को गिराया जा सकता है लेकिन कुछ सेकंड में आने वाली मिसाइलों को रोकना बेहद मुश्किल है। यही वजह है कि कीव लगातार नेटो से और एडवांस एंटी बैलिस्टिक सिस्टम की मांग कर रहा है। यूक्रेन के पास अमेरिका का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट PAC-3 है, जो हर तरह की बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। इसके अलावा नेटो की SAM-T मांबा भी मौजूद है, लेकिन यूक्रेन इन सिस्टम की बैटरियां और इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी से जूझ रहा है, जिस वजह से यूक्रेन रूस के हमलों को पूरी तरह से नष्ट करने में नाकाम साबित हो रहा है। रूस की तरफ से ऑपरेशनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से हुए हमले के बाद रूस के हमलों को रोकना यूक्रेन के लिए और भी मुश्किल हो गया है। ज़ेलेंस्की कह चुके हैं कि हम ड्रोन हमलों को तो रोक सकते हैं, लेकिन कुछ मिनटों में आने वाली मौत की मिसाइलों से बचने के लिए मजबूत ढाल चाहिए। रूस भी अपनी रणनीति बदल रहा है। पहले सैकड़ों ड्रोन भेजे जाते हैं ताकि एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाए और फिर मिसाइलों से असली हमला किया जाता है। यानी ये सिर्फ फायर पावर की जंग नहीं बल्कि एयर डिफेंस को थकाने की लड़ाई बन चुकी है। इस पूरे युद्ध में सबसे बड़ा खतरा अब जंग के फैलने का है। अगर बेलारूस सीधे इस युद्ध में उतरा तो यूक्रेन को एक और फ्रंट खोलना पड़ेगा, और अगर नेटो ने इसे यूरोप की सुरक्षा पर खतरा माना तो हालात और विस्फोटक हो सकते हैं। ड्रोन, मिसाइल, बेलारूस और नेटो। रूस यूक्रेन जंग अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं दिख रही, बल्कि पूरे यूरोप की सुरक्षा को चुनौती देती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि अब पूरी दुनिया अगली रात के धमाकों से डर रही है। यूक्रेन के पूर्व अधिकारी ने दावा किया है कि रूस और रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में भी कई ठिकानों पर हमले हुए। यूक्रेन लगातार रूस की उन ताकतों को कमजोर कर रहा है जो जंग में उसका साथ दे रही हैं।
यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के वोरोनेज में बाल्टीमोर हवाई अड्डे पर हमला किया, रूस के तागानरोग में एक एविएशन प्लांट को टारगेट किया, क्रीमिया आइलैंड पर काला सागर तट के पास सेवेस्तोपोल को निशाना बनाया। कीव में अब भी लोग रात को सायरन सुनकर बंकरों से भागते हैं और बेलारूस की सीमा पर सैन्य गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ज़ेलेंस्की अब रूस के साथ साथ बेलारूस को भी सीधा संदेश देने वाले हैं? अगर ऐसा हुआ तो क्या पुतिन जवाब में और बड़ा हमला करेंगे? Був удар ракет різних типів 90, із них багато балістики 36, 600 дронів. На жаль, не всю балістику вдалося збити. Найбільше влучань у Києві, і саме Київ був основною мішенью цієї російської атаки. Путін अब ज़ेलेंस्की की जंग सिर्फ रूस के एयरबेस, तेल रिफाइनरी या सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं दिख रही। अब पुतिन के सबसे बड़े बैंकों पर भी ड्रोन खतरे की घंटी बजने लगी है। यही वजह है कि मॉस्को में अब सिर्फ सेना नहीं बल्कि बैंक भी ड्रोन वॉर मोड में जा चुके हैं। रूस में बैंकों की बिल्डिंग पर एंटी ड्रोन सिस्टम इंस्टॉल किए जा रहे हैं। रिपोर्ट में दावा है कि कर्मचारियों को हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगाया जा रहा है। रूस की संसद ने ऐसा कानून पास किया है जिसके बाद अब केंद्रीय बैंक और बड़े बैंक अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। यानी अगर यूक्रेन के ड्रोन मॉस्को तक पहुंचते हैं तो अब सिर्फ सेना नहीं बल्कि बैंक बिल्डिंग्स पर लगे एंटी ड्रोन सिस्टम भी उन्हें गिराने की कोशिश करेंगे। इस कानून के तहत रूस के सबसे बड़े बैंक, स्पेयर बैंक समेत कई वित्तीय संस्थानों को अपने सुरक्षा नेटवर्क मजबूत करने की इजाजत दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों के कर्मचारियों को हथियार रखने, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने और जरूरत पड़ने पर ड्रोन रोकने का अधिकार भी दिया जा सकता है। यानी अब रूस को डर सिर्फ सैन्य हमलों का नहीं बल्कि आर्थिक हमलों का भी है। और अगर मॉस्को के बैंक, फाइनेंशियल डेटा सेंटर या पेमेंट नेटवर्क टारगेट बने तो इसका असर सीधे रूस की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। रूस के सबसे ताकतवर बिजनेस लॉबी प्रमुख अलेक्जेंडर शोकिन ने भी खुलकर माना है कि कंपनियों को अब ड्रोन युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। पुतिन के सामने बैठकर उन्होंने साफ कहा कि सिर्फ छोटे हथियार नहीं बल्कि बड़े इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और लेजर सुरक्षा की जरूरत है। Я хотел бы начать с благодарности. 8 мая поднимали этот вопрос о сроках исковой давности по формулировке закона, ну и в частности сейчас крупные предприятия. यानी ये जंग अब सिर्फ टैंक